हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 7 का। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पौधों को जानिए। इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में हम आइए जानते हैं पौधे क्या हैं, कैसे उनका विकास होता है, हमारे जीवन में क्या उनका उपयोग है, किस प्रकार से वे हमें लाभ पहुँचाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ दिया है कि बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पे हरे धब्बों की तरह ही सिर्फ हमें दिखाई देते हैं। और कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। इसके पीछे क्या कारण होगा कि कुछ हरे हैं तो कुछ के लाल हैं, कुछ की पत्तियां पीली दिखाई देने लगती हैं। कुछ पौधों के जो फूल होते हैं बड़े लाल और कुछ के नीले होते हैं। कुछ पौधों में हमें पुष्प ही नहीं दिखते हैं। या हम अपने-अपने घर के आसपास के विद्यालय के रास्तों में, बाग बगीचे विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे या लगाए रहते हैं तो देखते ही हैं। तो वो दे रहा है कि आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें और इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी उनको जानेंगे तो। क्या आप इसमें हम चित्र में देख रहे हैं कि पौधों के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं और इन भागों में रंग भरिए। तो बहुत ही सरल ढंग से इसमें बताया गया है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसमें ये लोग पौधों को समझ रहे हैं इस चित्र में, जो भी बच्चे हैं। इसमें दिया है कुछ जो होते हैं, इसमें से हमें देखने को मिलेगा जो पौधे उसमें से कुछ कुछ को हम शाक के अंतर्गत रखते हैं, शाक, फिर झाड़ियां और वृक्ष। तो इसमें से हम कह सकते हैं कि जो शाक होते हैं ये सबसे छोटे हो सकते हैं, सबसे पौधों का जो सबसे छोटा रूप होता है उसे शाक के अंतर्गत रखते हैं। झाड़ियां इनसे जो होते हैं कुछ बड़े होते हैं और जो वृक्ष होते हैं क्या होते हैं, इनसे और बड़े होते हैं और उनकी लंबाई काफी अधिक होगी, बड़े होंगे। देखिए यहाँ दिया है कि उन पौधों के तनों एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे क्या है, जो हमसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग हमारे बराबर है, तथा जो हमसे बहुत अधिक लंबे हैं, इन सबको देखेंगे। तने को स्पर्श कीजिए यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर। इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। यानी सब ये क्रियाकलाप करके समझाने का प्रयास करें कि आप खुद करके देखें तो पाएंगे कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि मुड़ जाएंगे, जो कुछ हैं कि नहीं मुड़ेंगे। जैसे अब यहाँ पे जो पौधा है सरसों का, इसे हम मोड़ सकते हैं क्योंकि इसका तना मुलायम होगा, नरम होगा, पतला होगा, हमारे बराबर लगभग हो सकता है, हमसे छोटा हो सकता है, लेकिन सरसों का पौधा तो होगा, फिर भी बड़े होंगे, हमारी लंबाई इतना हो सकता है ये। जैसे अब ये यहाँ पे इतना बड़ा वृक्ष है तो इससे हम नहीं मोड़ सकते हैं, इसका तना बहुत कठोर होगा, कुछ इतने मोटे होंगे कि जिसको हम पूरा पकड़ भी नहीं सकते। इसको तो इस पौधे को हम क्या करेंगे, अपनी मुट्ठी में पकड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ही पौधों में ये अंतर को समझा रहा है। जैसे यहाँ पौधों का वर्ग दिया हुआ है, जैसे टमाटर का पौधा है, इसका कैसा होगा, ऊंचाई कैसी होगी, छोटा होगा। आम है तो ये क्या होगा, बहुत लंबा होगा। नींबू है तो थोड़ा लंबा होगा। इनकी पत्तियों में विशेषता देखने को मिलेगी। जैसे नींबू होगा कंटीला होगा वृक्ष, ये आम का होगा इसकी पत्तियां होंगी, छोटी छोटी होंगी, टमाटर के इससे भी छोटी होंगी। तो इस प्रकार से इनमें तो क्या रख सकते, देखिए यहाँ पे समझा रहा है कि जो टमाटर है इसको हम रखेंगे, टमाटर आ जाएगा हमारा साग के अंतर्गत, सरसों भी आ जाएगा साग के अंतर्गत ही आ जाएगी। जैसे आम है, अब आम हो जाएगा आपका वृक्ष हो जाएगा, ये आएगा पेड़ के अंतर्गत। नींबू को हम शामिल कर सकते हैं झाड़ी के अंतर्गत, यानी ये झाड़ी है, झाड़ी के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। देखिए यहाँ दिया है कि हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं जो है भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बराबर निकलती हैं। अब हम प्रेषित सभी पौधों को 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग देखे हैं, कुछ उदाहरण के सहित ये पौधों के नाम दिया गया है, झाड़ियां दिया गया है। तो देखिए इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांशतः जो है पौधों को हम 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जो कि हम ऊपर देखे हैं। एक को शाक, फिर झाड़ी और वृक्ष। इन 3 मुख्य वर्गीकृत 3 प्रकार में हम कर सकते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को शाक कहेंगे। शाक का जितने भी शाक के कैटेगरी के अंतर्गत आएगा पौधे, वो उनका जो कोमल होगा, तना कोमल होगा और वो हरे रहेंगे। ये सामान्यतः छोटे होंगे, उनका आकार छोटा होगा, पौधों की लंबाई, और अक्सर इनमें शाखाएं नहीं, इनमें बहुत अधिक शाखाओं की मात्रा नहीं रहेगी। इस प्रकार से हमें पेड़ों में देखने को मिल सकता है।
देखिए इसमें 3 तरह से दिखाई, इसमें एक को शाक के अंतर्गत, एक झाड़ी और एक वृक्ष। तो शाक हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो होगा ये वाला पौधा शाक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, क्योंकि छोटा है, ज़्यादा शाखाएँ नहीं है, मुलायम है, कोमल है तना। ये है झाड़ी, इसको झाड़ी के अंतर्गत रख सकते हैं। शाक से कुछ लंबा होगा और कुछ अधिक तनाएँ होंगी शाक की अपेक्षा। ये हो गया आपका वृक्ष। तो जो वृक्ष है, वृक्ष में हम देख पा रहे हैं कि कितनी तना इसमें निकली हुई हैं शाखाएँ, और लंबाई भी अधिक है, और इसका जो तना है कितना मोटा है और कठोर है। तो इस तरह से हम अंतर कर सकते हैं। देखिए यह सुझाव दिया है कि पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे, इसलिए हम क्या करते हैं, आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं अध्ययन करने के लिए। जैसे कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें, यानी खरपतवार को ही हम लेकर उसमें अध्ययन करें शाक समझने के लिए। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे जो पौधे स्वतः उगाते हैं, उनको उगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे हम खरपतवार कहते हैं। और आगे भी दिया है कि किसानों को इन खरपतवारों को आपने खेतों में उखाड़ते हुए देखा होगा, क्योंकि ये अनावश्यक होते हैं। तो जो अनावश्यक होते हैं खरपतवार, उन्हें हम उखाड़ के फेंक देते हैं। देखिए यहाँ पे आगे दिया है कि कुछ पौधों में शाखाएं क्या होती है, तने के आधार के समीप से निकलने लगती है, यानी नीचे से ही उनके तने से निकलने लगेगी। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, तो इन्हें झाड़ियाँ कहते हैं। झाड़ियों की ये विशेषता हमें पता चली कि जो झाड़ियाँ होती हैं उनकी जो शाखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, तने के नीचे से ही निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने क्या होते हैं, सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं, काफी कठोर होते हैं और गहरे होंगे। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। जैसे पेड़ होगा तो उसमें हमें शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलना दिखाई देते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे वृक्ष, इन्हें हम वृक्ष कहते हैं। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी में को भरिए। जैसे ऊपर हम सारणी देखें उसमें ऐसे इस प्रकार के और पौधों को आप भरने के लिए दे रहा है, कह रहा है। देखिए यहाँ दिया है कि कुछ पौधे जो होते हैं ऊपर चढ़ते जाते हैं और ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आ जाएंगे शाक, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। ये पेड़ों से भिन्न होते हैं, जैसे हम देख सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ इस चित्र में, ये है आपका आरोही लता, यानी ये ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलेगा कि किसी पेड़ के वृक्ष के सहारे ये क्या होंगे, इसी के सहारे इसमें ऊपर चढ़ते जाएंगे, सब ऊपर चढ़ते जाएंगे। ये आरोही लता है। देखिए कि विसर्पी लता यहाँ पे दिया गया, विसर्पी लता यानी ये जो होगा धरातल पे ही ये सब सारे फैलते हैं और फैल के विस्तृत होते हैं या विकसित होते हैं, तो इसे हम विसर्पी लता के अंतर्गत रखते हैं। और ये हो गया आपको जो पेड़ों के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, आरोही लता। 2 प्रकार से लताओं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे विसर्पी लता हो गया, यानी कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और भूमि पे ही फैल जाते हैं। तो इस प्रकार के पौधों को हम जो फैलते हैं या फिर काफी कहेंगे एक रस्सी नुमा इसकी आकृति होती है और दूसरे के सहारे चलते हैं, वृक्ष के सहारे ऊपर फैलते हैं, इन्हें लता के अंतर्गत रख सकते हैं। यह लताएं कहते हैं। तो इसमें ही 2 तरह से लताएं होंगी, एक विसर्पी यानी जो धरातल पर फैल जाती हैं, विसर्पी जो तने के सहारे किसी वृक्ष के सहारे ऊपर चढ़ती है, तो इन्हें हम कहते हैं आरोही लता के अंतर्गत रखते हैं। देखिए यहाँ दिया तना को समझाया है कि आपने आसपास के पेड़ पौधों को देखे तथा उनके जो तने होते हैं, तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को आप अध्ययन करें। तो आपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा किए गए अवलोकन से करें। आप क्या देखा, हम क्या देखते हैं उसमें, तने में पत्तियां, कुछ में शाखाएं, कली, फल, फूल, ये सारे होते हैं। तो तनों में ही तो पत्तियां होंगी, पहले उस पे शाखाएं होंगी, उन शाखाओं पे पत्तियां, उन्हीं शाखाओं पे हमें फूल, फल, पहले कली निकलेगा, फिर वो फूल का रूप धारण करेगा, फिर फल बनेगा। ये सारी प्रक्रियाएं हमें तनों पे देखने को मिलती हैं। यहाँ देखिए क्रियाकलाप 2 दे रहा है। क्रियाकलाप में कि आप इसके अंतर्गत अध्ययन करें। दिया है कि 1 गिलास जल, लाल स्याही, साके पौधा तथा 1 ब्लेड, इसमें उसको लगाने के लिए बोल रहा है। गिलास को 1/3 जल से भरें, जल में लाल स्याही कुछ बूंदे डाल दें, साग के तने को गिलास में रखें, जैसा कि चित्र इसमें दिखाया गया है, ये यहाँ पे भरा गया है। फिर अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। क्या इस साग के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों, सिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुंचा? तो ये क्रियाकलाप करने पे हमें दिख रहा है कि कुछ हम छोड़ दे रहे हैं रात भर, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि हाँ रंग अंदर उसमें चढ़ रहा है। तो किसके थ्रू होता है?
तो दिया है कि इस क्रियाकलाप में हम देख रहे हैं कि जल में क्या है, जल जो है तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जो है जल का संवहन कर रहा है, तना जो है जल को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं ये सब। तो ये करते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि इसमें उसको गिलास में भर के रखा था, तो देखिए इसमें लाल कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए आगे पत्तियों के बारे में दिया है कि अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपने नोटबुक में उनका चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार, रंग एक जैसे हैं? तो नहीं, हमें एक जैसे आकार नहीं मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के हमें मिलेंगे तनों के। सीधे कि ये तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तनों से जुड़ी होती है उसे कहते हैं पर्णवृंत। जैसे यहाँ पे ये दिया है, ये हो गया आपका इसी के सहारे, जिसके सहारे ये तना हो गया आपका तने से जुड़ी है, तो ये कहलाता है, यहाँ तक का भाग कहलाएगा आपका पर्णवृंत कहलाएगा। फिर दिया है आगे कि पत्ती के चपटे हरे भाग को हम फलक कहते हैं, फलक के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका, पत्ती में भी कई भाग हम देख रहे हैं, हम तो ऐसे नॉर्मल बस पत्ती समझते हैं, लेकिन ये जो जिसके साथ जुड़ा होता है वो हो गया आपका पर्णवृंत। और ये जो पत्ती है इसका चौड़ा भाग, ये इसको कहते हैं हम फलक, इसको फलक के नाम से फलक कह सकते हैं, यहाँ पटल भी, इसे पटल भी कह सकते हैं, दिया है। फिर आगे दे रहा है कि आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं। क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है या कुछ में नहीं होता है? तो यही आप अध्ययन करिए, देख के कि हाँ पर्णवृंत सभी पत्तियों में हो रहा है या नहीं। देखिए पत्ती में दिया है कि पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी आप छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पे मजबूर कर देगा। उसका छाप लेने के लिए बोल रहा है, ऐसे जैसे हम लोग बचपन में करते थे, पत्तियों को अपने बुक में या किसी गुलाब के फूल को या फिर उसके पत्ती को रख देते थे, उस तरह से छाप आता था। आगे दिया है कि क्रियाकलाप 3 में कि एक पत्ती को एक सफेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने नीचे रखिए और चित्र में जो दिया गया है उसके अनुसार एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। आप अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देता है? यह छाप पत्ती की तरह है। क्या पत्ती की तरह ही छाप होगा हम करेंगे तो पत्ती की इन रेखित संरचनाएं जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिरा। जैसे इस चित्र में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये स्टूडेंट कोई कर रहा है, तो उसमें जो छोटे छोटे जो महीन महीन लकीरें आती हैं पतले पतले, उसे सिरा कहते हैं। तो इसमें हमें दो तरह से देखने को मिलेगा। देखिए दिया है कि पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है, इसे हम मध्य सिरा के नाम से जानते हैं। या फिर हम इस चित्र में देखें, यहाँ जो थी पत्ती, कहाँ गया, जैसे यहाँ पे हो गया, तो देखिए ये बीच वाली जो एक हमें मोटी सिरा दिखाई दे रही है, बीच की मध्य से गुजरती है या जाती है, हर पत्ती में देखने को मिलेगा। इसे मध्य सिरा के नाम से दिया गया है, मध्य सिरा। आप पतली पतली इसमें हमें सिराएं दिखाई देंगी चारों तरफ, ये सिराएं होती हैं, इन्हें हम सिराएं कहते हैं। और एक मध्य सिरा और सिरा, अन्य उप सिराएं हमें देखने को मिलेंगी। फिर दिया है कि पत्तियों पे सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहेंगे, यानी हम सभी डिजाइनों को मिला दें तो उसे हम सिरा विन्यास कहेंगे, मध्य सिरा, फिर और उप सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहेंगे। यदि यह डिजाइन मध्य सिराओं के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। यानी यदि चारों तरफ दोनों तरफ निकला हुआ है तो उसे हम जालिका रूपी सिरा विन्यास कहेंगे। हमने देखा होगा कि घास की पत्ती में ये सिराएं एक दूसरे के समानांतर है, ऐसी सिरा विन्यास को हम क्या कहेंगे? इसे समानांतर सिरा विन्यास कहेंगे, यानी समानांतर सभी सिराएं हैं एक दूसरे को, तो इसे हम समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। तो ये दिया है कि विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए कि और भी पत्तियों में किस किस प्रकार का सिरा विन्यास देखने को मिल रहा है, सिर्फ जालिका रूपी या समानांतर सिरा विन्यास ही मिल रहा है या फिर अन्य प्रकार के ही सिरा विन्यास हमें देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ दिया है क्रियाकलाप 4 में कि आप आवश्यक सामग्री के साथ कोई पौधा लें, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा ले करके और क्या करें उसे। 4 को दे रहा है यहाँ पे कि इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ, भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधों को लेना चाहिए और किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन के थैले से ढककर आप धागे से बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में आप रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए कि आंतरिक पृष्ठ में आंतरिक भाग में क्या देखने को मिल रहा है। तो क्या मिलेगा हमें? वही दे रहा है कि अंदर जल की कुछ बूंदें हमें दिखाई देती हैं,
तो ये जो जल की बूंदें हैं तो बता रहा है कि वही कि आप क्या बता सकते हैं कि ये बूंदें कहाँ से आई हैं? तो क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलो। तो वो जल की बूंदें वही है जिसे इसमें जो जलवाष्प रह रहा है। तो जल की बूंदें क्या आ रहे पत्तियों से ही वो हमें वो जल की बूंदें जो है निकली हैं वाष्प के रूप में। पत्तियों की ही जलवाष्प के रूप में निकलती हैं और इस क्रिया को क्या कहते हैं हम? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन हम देखे हैं कि पत्तियां क्या होती हैं, हमें सुबह में जो या फिर रात्रि के समय वो वाष्पोत्सर्जन करती हैं जो जल उनके अंतर्गत रहता है। तो और इसी वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए हम देखें मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो पौधे होते हैं पौधों की पत्तियां नुकीली होती हैं, कांटेदार होती हैं ताकि जल की मात्रा वहाँ पे बच सके। आगे दिया है कि इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आगे हम इस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। फिर दिया है कि हमने पत्तियों के ऊपर थैले को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकले जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? तो वैसे तो हम ऐसे हो जाता है तो नहीं देख पाते हैं और उसमें पत्तियों को हमने बांधा तो प्लास्टिक के अंतर्गत क्या हुआ वो जो जल की कुछ कण थे वो उसमें उपस्थित थे तो हम उस तरह से हम देख पाए। वैसे हमारे वायुमंडल में हमारे वातावरण में वो होता है क्रियाकलाप लेकिन हम आंखों से अपने नहीं देख पाते हैं। जब वो कुछ बूंद के रूप में उस पर वो जब निकलता है तो उसे हम देख पाते हैं। यहाँ दिया है कि अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? जैसे हमने उसमें अध्याय 5 में पढ़ा था ठोस द्रव गैस अवस्थाओं को, तो वही दिया है। उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदे के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? देखिए क्रियाकलाप 5 में दिया है। क्रियाकलाप 5 में क्या करने के लिए दे रहा है कि आप पत्ती ले, स्प्रिट, बीकर, परख नली, बर्नर, जल प्लेट एवं आयोडीन का विलय नाप लें। और क्या करिए आप परख नली में एक पत्ती रखिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर इसे जल से भली भांति धोएं और इसे प्लेट में रख के आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें उस पर डालिए। क्या होगा? अब क्या देखते हैं? अपने प्रेक्षण की तुलना आप अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में भिन्न पोषक जो तत्वों की उपस्थिति का हमने परीक्षण किया था, तो उस परीक्षण के समय किए गए परीक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? मंड यानी स्टार्च। हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां में कैसे मंड आएगा? देखिए आगे देखते हैं, दिया है कि क्योंकि पत्तियां और हरे रंग के एक पौधे की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं और इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। तो ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश के उपस्थिति में। तो इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये दिया है कि इसी प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होता है और पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंड के रूप में क्या होता है? संग्रहित हो जाता है। यानी वो जो भोजन होता है ऑक्सीजन तो वो छोड़ देता है, लेकिन जो और उसमें भोजन जो बचता है वो विभिन्न भागों में उसमें मंड के रूप में संचित हुआ रहता है और जिसे हम क्या कर सकते हैं? हम अपने भोजन के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं उन पौधों के द्वारा। देखिए दिया है कि अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए हैं उनसे हमें देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है, तना ही पत्तियों को जल पहुंचाता है और पत्ती जल का उपयोग कर अपना भोजन बनाने के लिए करती है और पत्तियों से जल कुछ मात्रा का ह्रास जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है। आगे देखते हैं जड़ के बारे में कि दिया है कि बूझो में कौन से पौधों को ठीक प्रकार से जल दे रहा है और क्यों? देखिए यहाँ दिया है कि जो पौधे होते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है देते हुए पौधों को सिंचित करते हुए। यहाँ पे दिया है कि पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है। आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो हम जानते हैं कि पौधों का जो जड़ होता है वही पृथ्वी के अंदर या फिर मिट्टी के अंदर रहता है और वहां से वो क्या करता है? जल ग्रहण करता है, अन्य मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण करके उसके तनों द्वारा पत्तियों तक जल को पहुंचाता है और भोजन बनाने की क्रिया पत्तियां करती हैं। देखिए इसमें क्रियाकलाप 6 में जो है जड़ों के बारे में क्रियाकलाप करके सीखने के लिए
दिया है कि आवश्यक सामग्री में दिया है, आप 2 गमले लें, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची ले लें और जल ले लें। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में आप करिए तो जड़ का अध्ययन अच्छे से कर पाएंगे। बगीचे में किसी खरपतवार के एक जैसे ही 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए और ध्यान रहे कि उनकी जो जड़ों की कोई क्षति न हो। खरपतवार के जो एक है, एक पौधों के गमले में मिट्टी डाल के लगा दीजिए और दूसरे जो पौधे हैं, पौधों की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। एक को बिना जड़ के लगाइए, एक जड़ का लगाइए। इनमें नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं या कोई मर गया उसमें से। तो देखिए कि दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया परंतु एक की जड़ नहीं थी। तो क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? तो हमसे यही इसमें सीख मिल रहा है कि जड़ के बिना पौधे क्या हैं, जीवनहीन हो जाते हैं। वो जड़ से ही तो अपना सारा पोषण तत्व प्राप्त करते हैं। और इसमें क्रियाकलाप 7 में दिया है, फिर वही समझाने के लिए कि आप क्या करें। मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल, इतनी सामग्रियां ले। 2 कटोरियां लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रखिए। कटोरी में चने के 2-4 बीज, 3-4 बीज रखिए। दूसरे में मक्का की इसी तरह दाने रखिए और जल डाल के रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित न हो जाए, न होकर वो नवोद्भिद नहीं बन जाए। और 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालें और उसे निकाल लीजिए। उसके बाद क्या होगा, क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर आता है? क्यों? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा, इस क्रियाकलाप के दौरान हमें पता चलेगा कि पौधे जो हैं कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते हैं। उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखता है। क्योंकि हमें खोद के उसे क्यों निकालना पड़ता है? क्योंकि जड़ें क्या होती हैं, उसे पकड़ी रहती हैं। जड़ें उस मिट्टी को पकड़ ली रहती हैं और इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है। यानी ये जो स्थिरता जड़ों द्वारा बनी रहती है पौधों की मिट्टी में, तो उसे ही कहा जाता है, पौधों का स्थिरक। देखिए यहाँ तक क्रियाकलाप 8 में दिया है। इसमें बताया गया है कि जड़ें जो होते हैं उनके आकारों में भी भिन्नता होता है। जड़ तो हो गया उसकी विशेषता, लेकिन क्या जड़ों के आकारों में भी भिन्नता होती है? भिन्न-भिन्न पौधे के भिन्न-भिन्न जड़ें होती हैं। तो इसमें दिया गया है कि हमने दिया कि अब हम क्या करते हैं, चने के पौधों की जड़ों को देखिए। क्या यह चित्र में इस चित्र में हम देखे हैं अथवा चित्र 7.16 बी की तरह ही मक्का के पौधों की जड़ों में जड़ें कैसी, इन दोनों की तुलना करने के लिए इसमें बता रहा है कि जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ आप मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए और इससे हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा मक्के की जड़ है और कौन सी चने की जड़ें हैं। तो चने एवं मक्का की जो जड़ें हैं उनमें क्या समानता है, वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इसका पता लगाते हैं। मुख्य रूप से हमें 2 प्रकार, जैसे यहाँ दिया है ए, वो ये हो गया बी आपका। इसमें से ये आपका मक्का का हो गया और ये हो गया आपका चने का जड़। देखिए क्रियाकलाप 3 में दिया है कि खुले मैदान में जाइए और जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हों, कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी जो खरपतवार है पौधों की जड़ें या तो चित्र ए की तरह है या चित्र बी की तरह है। अब खोद कर उसे देखने के लिए कि हाँ प्रकारों में हमें क्या दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है उनकी जड़ों को कि जब वो अंकुरित हो जाते हैं तो फिर रुई में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। यानी वो स्थिरता उसमें ला देते हैं, तो जड़ें पौधों को स्थिरता प्रदान करती हैं। देखिए 2 प्रकार की जड़ों को यहाँ दिखाया गया है। इसमें दिया है, एक तो हो गया यहाँ पे मूसला जड़, एक है रेशेदार जड़। मूसला जड़ ये हो गया आपका मूसला जड़ और रेशेदार जड़। तो इसे देखने से यही लग रहा है कि जो मूसला जड़ें होती हैं क्या होती हैं, एक इसमें मुख्य जड़ होगी और उसके उस पे छोटी-छोटी और शाखाएं जड़ों की निकली रहेंगी। लेकिन जो रेशेदार जड़ है ये पूरा चारों तरफ रेशेदार जड़ों की मात्रा काफी अधिक रहेगी। यहाँ पे दिया है कि जिन पौधों की जड़ें, इसमें ए में दिखा रहे, ए चित्र में, इसे हम क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहेंगे तथा छोटी जड़ों को हम पार्श्व जड़ कहते हैं। पार्श्व जड़ का मतलब ये हो गया आपका, जैसे ये एक जड़ हो गया, मूसला जड़ के अंदर छोटी-छोटी जो जड़ें निकली रहती हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, पार्श्व जड़ कहेंगे। आगे दिया है कि जिन पौधों की जड़ें जो है
इस बी में दिया है इस उनमें मुख्य जड़ नहीं होती है, यानी सभी जड़ एक समान दिखाई देती हैं और इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहेंगे। इसे झकड़ादार अथवा रेशेदार, यानी इसमें हमें पार्श्व जड़ या उसमें उस पे उप जड़ें नहीं दिखाई देती हैं और सभी जड़ें क्या है बिल्कुल समान है। जैसे इस चित्र में देख पा रहे हैं यहाँ पे झकड़ादार जड़ में या रेशेदार में सभी जड़ें एक समान प्रकार की हैं और बिल्कुल झकड़े की तरफ फैली हैं, काफी झकड़ेदार हो गई हैं। तो ये बता रहा है दो तरह से हमें जड़ें दिखाई दी है, झकड़ादार व रेशेदार या फिर मूसलाधार। इसमें दिया है कि आगे दे रहा है कि एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर 2 समूहों में छांटिए। इसी प्रकार से दे रहा है कि आप इसमें क्या करिए कि ऐसे ही आप और विभिन्न प्रकार के पौधे लीजिए और देखिए कि किनका जड़ मूसलाधार जड़ है और किनका है रेशेदार या झकड़ादार। तो यही इसमें अध्ययन में दिखा रहा है कि क्या आपने अध्ययन किया कि पौधे की पत्ती के सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रक्रम में एक रोचक संबंध है। तो हाँ, उनकी पत्तियों में भी कुछ रोचक संबंध देखने को मिला। और क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों के सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को सारणी 2 में सही रूप से भर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि आप पौधों का नाम लिखिए, सिरा विन्यास के प्रकार और जड़ के प्रकार क्या है। देखिए इसमें यदि हम पौधों का नाम लेते हैं तो एक में चना लेते हैं और एक में मक्का लेते हैं, तो क्या होगा, चना का जो सिरा विन्यास हमें देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, जालीदार सिरा विन्यास होगा, यानी इसके सिरा विन्यास में एक मूल उसमें सिरा होगा, उसके आसपास क्या होंगे सिरा विन्यास हमें देखने को मिलेगा। ये इसको हम कह सकते हैं आपको जालीदार सिरा विन्यास। यदि मक्के की बात करें तो मक्का जो पत्ती होगी इसकी पत्ती काफी लंबी होगी और इसमें हमें क्या होगा, समानांतर सिरा विन्यास देखने को मिलेगा। तो 2 प्रकार से हमने ऊपर अभी पढ़ा है सिरा विन्यास। जड़ों के प्रकार में देखें तो जो मक्का होगा इसकी जड़ें क्या होंगी, तो जो मक्का की जड़ें होंगे वो हमें देखने को मिलेंगे रेशेदार जड़ें। चना की जड़ को हम देखेंगे उखाड़ के तो हमें क्या मूसलाधार जड़ के रूप में दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जड़ों में भिन्नता है। आगे दिया है कि जैसे दिया है कि हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं, ये भी मुख्य कार्य है। तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जड़ें पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं, पत्तियों का ये कार्य है। यह भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है और इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं जो होती हैं टेपियोका आदि को हम खाते हैं और हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। जिस भागों में पौधों द्वारा बनाए गए भोजन संचित है, जैसे किसी के तनों को हम खाते हैं, किसी के पत्तियों में संचित है उसे खा लेते हैं, किसी के जड़ों में संचित होते हैं हम उसे खा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम पौधों के विभिन्न भागों को खाते हैं। देखिए इसे हम यहाँ से देखते हैं पुष्प। आइए पुष्प सबसे पहले देखते हैं। इसमें जैसे पुष्प दिया है कि गुलाब के पौधे के 3 आरेख चित्र इसमें नीचे जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए इस चित्र में दिया है, ए वाले में दिया है कि ये जो है ये पत्ती विहीन शाखा है। बी आपका हो गया इसमें पत्ती सहित है, पत्तियां लगी हुई हैं। जो ये सी में दिया गया है इसमें सब पत्ती, फूल, कली सारी चीजें दी गई हैं। तो ये जो पुष्प होते हैं इन पुष्पों के जो अलग अलग भाग होते हैं या फिर इनको किन किन नामों से जानते हैं, इस क्रियाकलाप 10 में दिया है। इसको देखिए देखते हैं कि इसमें दिया है कि कुछ आवश्यक सामग्री अध्ययन करने के लिए एक आप पुष्प कलिका या निम्न में से किसी भी पौधे के आप 2 पुष्प ले लीजिए, जैसे धतूरा का, गुड़हल या गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर और एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक, लेंस एवं जल। ये सारी चीजें आप लीजिए और ध्यानपूर्वक इसका अवलोकन करिए। क्या दिखाई देगा, खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है, क्या कहलाता है। जो खिला हुआ भाग इसे हम क्या कहते हैं, खिले हुए भाग को हम क्या कहते हैं, पंखुड़ियां कहते हैं। सभी पुष्प जो होते हैं उसमें देखने को मिलेंगे। विभिन्न पुष्पों की जो पंखुड़ियां होती हैं अलग अलग रंगों की होती हैं। हम पंखुड़ियां तो होती हैं सभी में, कुछ की आकृतियां भिन्न हो सकती हैं और कुछ में रंग भिन्न हो सकते हैं। रंगों में वो उनकी आकृतियों में भिन्नता देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियां कहाँ बंद थी, कली का प्रमुख भाग कौन सा है। क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, इन्हें बाह्यदल कहते हैं, जो जिसमें बंद होती हैं। और ये देखिए ना कि छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है उसमें बंद होती हैं। तो ये वाला जो भाग हो गया जिसमें ये पंखुड़ियां कली के रूप में बंद होती हैं, तो ये आपका ये होता है बाह्यदल, ये आपकी कली हो गई। और यही पंखुड़ियां जब फैल कर जब फूल खिलता है तो ये पंखुड़ियों के रूप में हमें बहुत ही सुंदर दिखाई देता है पुष्प और सुंदर लगने लगता है। देखिए इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि आप इस प्रश्न को देखिए कि इसमें कितने बाह्य दल हैं, बाह्य दल कितने हैं।
क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र है? बाह्य दल एवं पंखुड़ियाँ किन-किन रंगों की, इनमें रंगों में अंतर है। तो रंगों में अंतर दिख रहा है कि जो बाह्य दल हमें दिखाई दे रहा है तो हरे रंग का, पंखुड़ियाँ क्या है रंगीन है, वो लाल कलर का दिखाई दे रहा है। आप आगे देखिए आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं? क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग-अलग हैं या संयुक्त हैं? तो ये सारे का आप अध्ययन करके फूलों का इन सारे पॉइंट का ये कह रहा है कि आप अध्ययन करिए और खुद अनुमान लगाइए कि हाँ, क्या-क्या भिन्नता हमें देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे सारणी दिया हुआ है, सारणी में दिया है कि जैसे अब पौधे का नाम दिया है गुलाब, इसमें आप रंग अनेक रंग के हो सकते हैं, सिर्फ लाल ही नहीं है, गुलाबी, सफेद सब रंग के मिलते हैं। पंखुड़ी उनकी संख्या बताइए, बाह्य दल जुड़े अथवा स्वतंत्र है ये लिखिए, पंखुड़ियाँ जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं। फिर पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े हुए हैं। स्त्री केसर उपस्थित है या अनुपस्थित है। इसी तरह और पुष्पों को लेकर के इसमें भरना है। जैसे देखिए उसमें तो हमने पंखुड़ियाँ देखा है, बाह्य दल देखा है। यहाँ पे देखिए और भी अन्य भाग दिया है पुष्प के, जैसे गुलाब में तो ऊपर देखे है ना, ये देखिए यहाँ दिया है पुंकेसर, परागकोश व स्त्री केसर। ये भी पौधों के पुष्प के भाग हैं। इस पुष्प में देखिए दिया है जो फूल के जो पुष्प होता है, इसके जो मध्य का ये भाग होता है, इस मध्य भाग को हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। और इस स्त्री केसर के चारों तरफ घिरा होता है, ये जो डंठल नुमा आकृति निकली हुई है, तो ये घिरा होता है कहें कि पुंकेसर से। इसे पुंकेसर कहते हैं, कहें कि स्त्री केसर बिल्कुल एक मुख्य भाग होता है। स्त्री केसर हर पुष्प में एक ही होगा, लेकिन पुंकेसर जो होते हैं, पुंकेसर की संख्या इसके चारों तरफ अधिक होती है। और इन पुष्पों ये जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर के ऊपर जो ये दाने नुमा या फिर आकृति में उठा हुआ भाग जो होता है, ये पुष्प की तरह छोटे-छोटे कली की तरह इस पे कहेंगे खिला हुआ रहता है, इसको हम नाम देते हैं परागकोश। काफी मुलायम होता है ये। तो ये 3 भाग मुख्य होते हैं, जैसे उसमें हमने ये पंखुड़ी देख लिया कि पंखुड़ियाँ हो गई, ये बाह्य दल हो गया, बाह्य दल के बाद हो गया आपका स्त्री केसर, पुंकेसर व परागकोश। ये 5 भाग पुष्प के हो गए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये पुंकेसर की जो एक तंतुनुमा आकृति निकली होती है, पुंकेसर हो गया, और इन पुंकेसर के ऊपर का जो भाग होता है ये कहलाता है परागकोश। जैसे यहाँ पे देखिए स्त्री केसर के भाग, अब स्त्री केसर को भी कई भागों में बांटा है। स्त्री केसर के भाग दिया है आपका 3 भाग दे दिए, तो अंडाशय हो गया। यहाँ पे जो ये उठा हुआ भाग है, यहाँ पे काफी ये मोटा होता है, ये भाग अंडाशय कहलाता है। और जो ये तंतुनुमा ऊपर उठा हुआ है मध्य भाग, या इसका तना कह सकते हैं कि इसको वर्तिका कहते हैं। और सबसे ऊपर भाग कहलाता है वर्तिकाग्र। इसे भी 3 भाग में बांट दिया गया है, स्त्री केसर का अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अब यहाँ पे देखिए दिया है। इसके बाद ये देखिए अंडाशय को काट करके अध्ययन करके बताया गया है कि अंडाशय को यदि हम काटते हैं तो इसके अंदर हमें छोटे-छोटे बीजनुमा आकृति देखने को मिलेगी। देखिए जैसे इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि बीजनुमा दोनों तरफ इस मध्य भाग में बीजनुमा आकृति हमें देखने को मिल रही है। तो इस बीज को हम क्या कहते हैं? इसे हम बीजांड नाम देते हैं। अंडाशय को काट के या फिर कहें कि अंडाशय के अंदर हमें बीजांड मिलता है या बीजांड पाया जाता है। इसको 2 तरह से, एक तो इसका अनुप्रस्थ व अनुलंब, 2 तरह से काट करके इसका दिखाया गया है इस चित्र में। तो ये है अंडाशय के अंदर हमें क्या मिलेगा? बीजांड देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें हम लोग इसके अंतर्गत हमने आरोही, संवहन क्या होता है, विसर्पी लता क्या होती है, रेशेदार जड़, शाक, पार्श्व जड़ें क्या होती हैं, मध्य सिरा, सिरा विन्यास, बीजांड, समानांतर सिरा विन्यास, पंखुड़ियाँ, परवृंद, प्रकाश संश्लेषण, स्त्री केसर, जालिका रूपी सिरा विन्यास, फिर बाह्य दल, झाड़ी, पुंकेसर, मूसला जड़, झकड़ा जड़ और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वृक्ष सिरा इत्यादि बारों में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से देखे हैं कि इसमें क्रियाकलाप कर करके समझाने का प्रयास किया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।